नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज बेहद खास मुद्दे पर बात होने वाली है। मुद्दा हमारे देश से जुड़ा हुआ है, मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, मुद्दा देश की अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। सिंदूर, यह हमारे यहां सिंदूर जिसे अखंड सौभाग्यवती जिसका प्रतीक माना जाता है, अखंडता का प्रतीक माना जाता है, इसी सिंदूर को अब जिस तरह से देश ने आत्मसात कर लिया है वो अपने आप में बताता है कि देश बदल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जो भारत की नई नीति है, जो हमारे लिए न्यू नॉर्मल बन चुका है, वो भारत की रीति और नीति दोनों में ही समा चुका है। ऑपरेशन सिंदूर परिचायक है हमारी उस शक्ति का, उस ताकत का जिसके आगे दुश्मन घुटने टेकता है। ऑपरेशन सिंदूर यह बताता है कि जब भारत और भारतीय परंपरा, भारतीय अस्मिता, भारतीय संप्रभुता और अखंडता पर प्रहार होता है तो 140 करोड़ हिंदुस्तानी, 140 करोड़ भारतीय एक साथ उठ खड़े होते हैं। और फिर वो होता है जो दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ हुआ। पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन सिंदूर ना भूलने वाली कहानी बन चुका है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आतंक को पालने वाले इस आतंकिस्तान को जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी सेना ने सबक सिखाया, जिस तरह से हमने एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ ये युद्ध छेड़ा है, जिस तरह से दुनिया भर के देश हमारी इस युद्ध में, जो वैश्विक लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ, उसमें साथ आते हुए खड़े हो रहे हैं, वो ये बताता है कि हमारी आतंकवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता कितनी दृढ़ है। हम तो आतंकवाद को खत्म करने निकले हैं, हम तो पाकिस्तान को बेनकाब करने निकले हैं, हम तो दुनिया को ये बताने निकले हैं कि सिंदूर हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ है, हमारी अखंडता से जुड़ा हुआ है, हमारी संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जब दुनिया के देश इस महायुद्ध में, इस धर्म युद्ध में हमारे साथ खड़े हैं, तो हमारे देश के अंदर की विपक्षी पार्टियां एक बार फिर से राष्ट्रीय हित को पीछे करके राजनीति को ऊपर ले आई है। हमारे देश की विपक्षी पार्टियों को ये जो सेक्युलर जमात है, इसे सिंदूर से इतना डर क्यों लगता है? ऑपरेशन सिंदूर जो सीधे तौर पर शूरता, वीरता, पराक्रम, बहादुरी का परिचायक है, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जिसका जश्न मनाना भी चाहिए, उसी जश्न से विपक्षी पार्टियों को इतनी घबराहट क्यों है? क्यों इसे सीधे तौर पर व्यापार से जोड़ा जा रहा है? क्यों ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया भर के मुल्कों में जब हमारा डेलीगेशन पहुंचा और विपक्षी दलों से ही कुछ चेहरे, खासतौर से शशि थरूर साहब पहुंचे, तो क्यों कांग्रेस पार्टी उन्हें चमचागिरी बता रही है? क्यों इस तरीके की प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं जो ये बता रही हैं कि सीधे तौर पर विपक्ष के बोल, विपक्ष के बयान पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ राजनीति के लिए? क्या विपक्षी पार्टियां मोदी विरोध करते करते एक बार फिर से देश विरोध पर उतर आई हैं? क्या इस तरीके के बयान हमारी सेना का अपमान नहीं है? और क्या ऐसे बयान देने पर पाकिस्तान जैसे आतंकिस्तान को बल नहीं मिलता? क्या विपक्षी पार्टियों को सिंदूर से डर लग रहा है? आज इसी पर करेंगे खुलकर बहस, खुलकर बोलेंगे आज के अतिथि, कराऊंगे उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। गुहा जैसे लोग भी इस अभियान को व्यापार बताकर गंदगी फैलाने में लगे। কেউ কেউ আগে হয়তো চায়ের ব্যবসা করতেন, এখন তারা কেউ কেউ হয়তো সিঁদুরের ব্যবসা করছেন। আগে গরম চা বিক্রি করতেন, এখন গরম সিঁদুর তাদের রক্তের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। সেই সিঁদুর বিক্রি করবার জন্য একেবারে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত ছুটে আসছেন। আমার বক্তব্যটা হচ্ছে এইভাবে মানুষের মধ্যে। अब सवाल ये है कि विपक्ष जब ऐसे बयान देता है तो विपक्ष के इन बयानों के क्या मायने निकाले जाएं? क्या विपक्ष फिर से पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है?
क्या ऐसे बयान पाकिस्तान जैसे आतंकिस्तान को बल नहीं देते? क्या ये हमारी सेना का अपमान नहीं करते ऐसे बयान? और बयानों के बीच में भी जब हमारे देश के जो अलग अलग प्रतिनिधि हैं, अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, उनका डेलीगेशन जब इस वक्त दुनिया भर में घूम घूम कर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा हो और ऐसे समय में उनके लिए चमचागिरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, क्या ये सीधे तौर पर देश और देश की सेना और देशवासियों के विश्वास का अपमान नहीं है? तमाम बातें हैं, लेकिन इन सब के बीच में क्योंकि डेलीगेशन बाहर पहुंचा हुआ है, शशि थरूर भी पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं और उसके बाद शशि थरूर के बयानों पर और शशि थरूर के प्रेजेंटेशन पर कांग्रेस के ही नेता उदित राज क्या कहते हैं, आइए जरा उन बयानों को भी फटाफट सुन लेते हैं। New normal. Our Prime Minister has made it very clear. Operation Sindoor was necessary because these terrorists came and wiped the sindoor off the foreheads of 26 women by depriving them of their husbands and their married lives. In fact, there were some women who cried out, "The terrorists kill me too." And they said, "No, go back, tell what happened to you." We heard their cries, and India decided that the color of the sindoor, that vermilion color on the forehead of our women, will also match the color of the blood of the killers, the perpetrators. नहीं, शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं। मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं, और बीजेपी के लोग उससे ज़्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। शशि थरूर को पता है कि पहले की सरकारों ने क्या किया। पहले की सरकारें ढोल नहीं पीटती थी। अब सवाल यही है कि इस तरीके के जब बयान आते हैं तो इन बयानों के क्या मायने हैं? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिए जाने वाले बयान हैं? क्या ऐसे बयानों के लिए विपक्ष को विश्लेषण और आकलन करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि बयान बहुत आधार तैयार करते हैं और कहते भी हैं पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। विपक्ष के इस तरीके के बयान क्या विपक्ष के लिए ही घातक तो नहीं साबित हो जाएंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज रण क्षेत्र में सवालों के रूप में अतिथियों के सामने रखे जाएंगे। मैं आज के अतिथियों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले ये देखिए हमारे सारे अतिथि अब आ चुके हैं। स्वागत करते हैं सभी का। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे रमाकांत मिश्रा जी, कांग्रेस से हमारे साथ वाचस्पति द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अशोक यादव जी हैं, और टीएमसी का पक्ष रखेंगे अंशरे साहब, और साथ ही साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत। आप सबके पास आऊं उससे पहले ये तस्वीरें आ रही है सीधी श्रीकांत शिंदे के डेलीगेशन के नेतृत्व में ये डेलीगेशन कांगो पहुंचा हुआ है और वहां पर किस तरह से पाकिस्तान को बेनकाब किया जा रहा है। दुनिया भर से जो समर्थन भारत को मिल रहा है आतंक के विरुद्ध, ये धर्म युद्ध जो है उसमें दुनिया भर के मुल्क साथ आते हुए नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान को दुनिया में, हालांकि पाकिस्तान ऑलरेडी जिस तरीके की परिस्थितियां पाकिस्तान से उपजती रही हैं, आतंक को जिस तरह से खाद पानी दिया जाता रहा है, पाकिस्तान पहले ही बैकफुट पर है। लेकिन अब भारत ने जिस संकल्प के साथ, जिस दृढ़ संकल्प और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ पाकिस्तान को पूरी तरह से बैकफुट पर लाने का प्रण लिया है, उसी की कड़ी में ये डेलीगेशन लगातार काम कर रहा है। भाई सीधे जरा अपने अतिथियों के पास आज की चर्चा शुरू करते हैं और पहला सवाल आज अशोक यादव जी आपसे करने का मन कर रहा है, क्योंकि बड़ी अजीब सी प्रतिक्रिया आई आपके नेता की तरफ से। उन्होंने कहा कि सिंदूर तो पति ही ससुराल पक्ष के लोग आकर देते हैं, पिता या भाई नहीं देते हैं, ये सत्य है, परंपरा यही है, लेकिन सिंदूर दानी ये तो गिफ्ट की जा सकती है, और ये सिंदूर दानी और ये प्रतीक ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हमारे यहाँ अखंडता का प्रतीक इसे माना जाता है, तो अगर भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता से ये प्रतीक जुड़ रहा है, तो फिर आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ये व्यापार है? सिंदूरदानी देने से तकलीफ क्यों हो रही है आप लोगों को? अशोक यादव जी, मुझे लगता है कि शायद उनसे संपर्क हमारा टूटा है। रमाकांत जी को मैं देख पा रही हूं। रमाकांत जी, ये सभी सेक्युलर जमात और सभी सेक्युलर पार्टियां हैं, इनको सिंदूर से, सिंदूरदानी से बड़ी तकलीफ हो रही है साहब, डर लग रहा है, मुझे लगता है ऐसा कहना पड़ेगा।
और देखिए लावनी जी, देखिए सत्ता पक्ष को भी देश देख रहा है और विपक्ष को भी देश देख रहा है। जो विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए वो हमने जब देखा, क्योंकि 22 अप्रैल के घटना के बाद जिस तरह से देश एक सूत्र में आकर के बंध गया था, और मुझे लग रहा था जो कि देश एकजुट है और एकता का संदेश कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी गया और मुझे लगता है ग्लोबली गया, पूरे विश्व में इस तरह का संदेश गया। तो मुझे लगा जो कि ये बहुत अच्छी बात है, देश को इस एकता की जरूरत। आपने देखा होगा जिस तरह से राम मंदिर का जब निर्माण हो रहा था लावनी जी, उस समय में आपने देखा होगा जो कि हर घर से मिट्टी ली गई थी, आपको याद होगा। दूसरी चीज ये है जो कि राम मंदिर के जो ट्रस्ट हैं वहां से हर एक घर को अक्षत प्रदान किया गया था, ये भी आपने देखा होगा। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता ये है जो कि ये एक प्रतीकात्मक, एक सिंबॉलिक चीज होती है और निश्चित तौर पर इसमें सबके भावनात्मक जो चीज होती है वो जुड़े होते हैं। यही चीज ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में आज अगर देश के अंदर में, देश में जो सत्ता पक्ष है वो अगर इस तरह का काम कर रही है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार या अन्य कोई भी प्रदेश की सरकार है, अगर वो सिंबॉलिक रूप में, भावनात्मक रूप में सिंदूर द्वारा, सिंदूर की किया अगर दे करके अगर एकता का एक संदेश अगर देने का प्रयास किया जा रहा है, तो पता नहीं विपक्षी दलों को ऐसा क्या हो गया है। मुझे नहीं लगता जो कि आज विपक्षी दल जिस तरह से, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, आज हमने देखा जो कि जिस तरह से मुझे लगता है जो कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके 10 दिन के बाद से जिस तरह से विपक्षी दल अपने आप को एक अलग तरीके से पेश करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है जो कि देश बिल्कुल देख रहा है। क्योंकि यही विपक्षी दल था जो सेना को गुंडा भी कहता था, यही विपक्षी दल के नेता थे जो उसने सेना को बलात्कारी तक कहा था। यही विपक्षी दल था जो ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में साथ भी खड़ा होता हुआ नजर आया था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया? अशोक जी, मेरा सवाल आपसे था लेकिन शायद कनेक्शन टूट गया था। ये क्या हो गया है कि ये ऑपरेशन सिंदूर ये अपने आप में देश का मान बन गया है? सेना का पराक्रम, शौर्य, शूरवीरता, उसका जश्न दुनिया मना रही है, देश मना रहा है। यहां तक कि वैश्विक का स्तर पर जहां जहां भी भारतीय हैं, पूरी विश्व में जहां जहां भी भारतीय हैं, उन्होंने इस शूरता का उत्सव मनाया है। तो फिर आप लोगों को इतनी दिक्कत क्यों? और जब सिंदूर दान दिया जाता है, सिंदूर दानी, मैं शब्द सही कर रही हूं, सिंदूर दानी, ये जब दिया जाता है तो ये तो एक प्रतीक है। हिंदू प्रतीकों से भी इतना आप लोगों को क्यों डर लगने लगा कि आप इसका भी विरोध कर रहे? देखिए लावनी जी, सेना की शौर्यता और सेना की वीरता मार्केटिंग होती तो कोई भी नहीं बोलता। मार्केटिंग तो पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी जी को बना के की जा रही है। सेना का ड्रेस बना के, हेलमेट दे करके, एयरफोर्स का साइनिंग बना करके, चट्टी चौराहों पर, पेट्रोल पंप पर, हर जगह उनकी फोटो लगा करके ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि नरेंद्र मोदी जी गए थे पाकिस्तान में, मिसाइल गिरा के आए हैं। तो ये मार्केटिंग सेना की नहीं हो रही है, सेना के शौर्यता वीरता की बात नहीं हो रही है, ये मार्केटिंग हो रही है जो सत्ता में बैठे व्यापारियों की। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है, इस देश के सत्ता पर आज व्यापारी वर्ग बैठा हुआ है जो हर चीज की का व्यापार करता है। आपको याद होगा 14 फरवरी 2019 का वो दिन, जिस दिन हमारे 40 जवान सीआरपीएफ के शहीद हुए थे पुलवामा में, और उन 40 जवानों की शहादत की भी सत्ता में बैठे व्यापारी उसकी भी मार्केटिंग करने में देर नहीं लगाए। आपको याद होगा 24 घंटे के अंदर उन शहीदों की शहादत की मार्केटिंग की गई, और आप लोगों ने सबूत मांगने में देर नहीं लगाया था। और इधर आपने सबूत मांगा, उधर पाकिस्तान को बल मिला। इधर ऑपरेशन सिंदूर को आप मार्केटिंग से जोड़ने लगे, उधर पाकिस्तान को बल मिला। आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि आप लोगों की ऐसी प्रतिक्रिया, ऐसे बयान आतंकिस्तान को बल देते हैं? ये छोटे छोटे क्लिपिंग्स, हमारा कार्यक्रम भी बहुत ज्यादा देखा जाता है, छोटे छोटे क्लिपिंग्स कट करेंगे और फिर वहां की मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया चलाएगी कि देखो वहां पर विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि आप लोग तो उन्हें खाद पानी दे रहे? लावनी जी, जब भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम विजय देवड़ा जब कहते हैं सेना को लेकर के कि सेना तो मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, देश पूरा मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, तब पाकिस्तान को मौका मिलता है।
जब विजय शाह कर्नल सोफिया को उसके धर्म को देख करके अपमानित करते हैं, उसको कि वो आतंकवादियों की तो बहन देश ने बताते जवाब हैं, दिया तब ना, पाकिस्तान को देश मौका जवाब मिलता दे है। रहा है तब ना। पाकिस्तान को इस कार्यक्रम मौका में भी मिलता है मैंने ऐसे लालू जी। लोगों का विरोध किया था, क्योंकि ना हम देश से कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे और ना ही सेना के सम्मान से कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो जब देश इसका जवाब देने को तैयार है तो फिर आप लोग अपनी भूमिका क्यों भूल जा रहे हैं? बहरहाल आपने जो प्रश्न किया उसका काउंटर आंसर रमाकांत जी जल्दी से दे दीजिए, बाकी के मेहमानों के पास फिर जाओ। देखिए लावनी जी, यहाँ पर हमने देखा जो विपक्ष का ये कह रहा है जो कि मार्केटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं जो कि मार्केटिंग क्या, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने वाला इस सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से अपना स्टैंड क्लियर किया और सेना को उन्होंने खुली छूट दे दी। हमने 1971 का भी युद्ध के बारे में हमने सुना है, जो कि वहां पर जब हमने बांग्लादेश को टुकड़ा कर दिया, पाकिस्तान को जब टुकड़ा कर दिया, उसके बावजूद भी हमने शिमला समझौता के अंदर में जो जीता हुआ जमीन था वो भी वापस कर दिया गया। आज ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जब हम देख रहे हैं जो कि आज पाकिस्तान को हम पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया है हमने, उसके बावजूद भी विपक्ष को पता नहीं दिक्कत कहां से हो रही है। मुझे लगता है जो कि सत्ता पक्ष को भी कहीं ना कहीं देश देख रहा है और विपक्ष को भी देश देख रहा है। अशोक यादव जी, अभी आपने ठीक है, आपने बोला है इस चीज को, लेकिन इस चीज को देश देख रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। ये जो परिस्थिति बनी हुई है, वाचस्पति जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए, हमेशा पॉलिटिक्स के लिए हम लोग ये जानते हैं कि परसेप्शन बहुत मायने रखता है। वाचस्पति जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है सर? जी 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 जी। पॉलिटिक्स में परसेप्शन बहुत मायने रखता है। पॉलिटिक्स में संदेशों का, आपके व्यवहार का, आपकी बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा मतलब होता है, मायने निकाला जाता है। लेकिन जब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, अब आपके ही बड़े नेता छिटपुट युद्ध बता देते हैं, आपके ही लोग व्यापार कहने लगते हैं, तो आपको नहीं लगता कि इस तरीके की बातें कह के ना केवल सेना का ये अपमान है, बल्कि उस विश्वास का भी अपमान है जो देश की जनता अपनी सरकार और अपनी सेना पर कर रही है? क्यों लाना पड़ रहा है ऐसे बयानों को? लावनी जी नमस्कार। बहुत दिनों सर। बाद आपसे चर्चा करने को मिल रही है और हमें सभी को, अपने साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं, क्या यह पूर्ण युद्ध था, अल्प युद्ध था, या युद्ध था, या सर्जिकल स्ट्राइक थी? इनमें से किस कैटेगरी में आप पूरे इस परिदृश्य को रखेंगे? 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो अप्रतिम कार्य हमारी सेना ने किया, जिस तरीके से पाकिस्तान को घुटनों पे लाद दिया केवल 4 दिन के अंदर, जिस तरीके से हमारी सेना के तीनों विंगों ने पूरे विश्व को अपना भारत की इंडिजिनस ताकत को दिखाया, भारत के जो भी सामरिक हमारे आयुध हैं उसका जो प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने हुआ है, चाहे वो चाइना, वो उसको भी बहुत आघात हुआ, इसके साथ अमेरिका को भी बहुत आघात हुआ। लेकिन ये मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि यह क्या पूर्ण युद्ध था? सरकार का खुद ही कहना है कि इट इज ऑन अबेयंस। अभी हमने केवल सीज फायर किया गया। क्या सीज फायर को कभी दुनिया के किसी भी देश में, कभी भी किसी भी इतिहास काल खंड में किसी भी सीज फायर को क्या युद्ध की विजय माना गया है? सवाल उस पर है। क्या उन्होंने कहा, हमारे नेता ने क्या कहा, मैं उस पर टिप्पणी ज्यादा नहीं कर सकता। मैं केवल आप परिभाषित कर चाहता हूँ आपसे, आप सभी पैनलिस्ट को लेकिन परिभाषित आपके कर नेता दें ने क्या कहा, कि कौन उनका सा पक्ष युद्ध तो आपको है। रखना होगा, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ ना। उन्होंने कहा, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, ये पूर्ण युद्ध था, अर्ध युद्ध था, या छद्म युद्ध था, या कोई युद्ध था ही नहीं? नहीं, इसे आप क्या कहेंगे? आतंक का खात्मा, आतंक के खात्मे को आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? अगर आतंकी हमारे देश में आए, हमारे लोगों को मार के चले जाएं, उसके विरुद्ध हम एक अभियान चलाएं, हम एक एक्शन लें, और दूसरा देश उसे आतंकियों को ही अपना मानकर हमारे ऊपर हमला कर दे, तो इसे क्या कहेंगे आप? लावली जी, मैं वही चाहता था, वही आप ले आए हैं उसको, पूरे विमर्श को। आप ये बताइए कि पहलगांव की घटना के लोगों को क्या आतंकवादी मारे गए? क्या इसके पहले पुलवामा के जो आतंकवादी थे वो मारे गए? क्या लोगों का हुआ? जिस तरीके से मिस्त्री साहब ने और हमारे विदेश मंत्री ने जिस तरीके से बात कहा, ये कहा कि हमने पहले से ही उनको बता दिया था। मैं पूरी घटना पर ले आता हूँ, शौर्य की चर्चा करता हूँ। मेरा मानना है कि जिस तरीके से 9 तारीख को आप नूरबख्श जो हवाई अड्डा था, उस पर जहां पर परमाणु संयंत्र पाकिस्तान के थे, वहां भारतीय सेना ने अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन करते हुए उनके परमाणुविक हथियारों को डैमेज किया। उसको दूर करने, उसका जो परमाणु का विकिरण शुरू हुआ,
उससे इजिप्ट का में एक बोरोन पदार्थ पाया जाता है जो नील नदी में प्राप्त होता है, उसका छिड़काव क्यों किया गया? इससे साबित होता है कि भारतीय सेना ने निश्चित रूप से परमाणविक हथियार पर अटैक किया था। और जिस प्रकार खैबर पख्तूनख्वा के आसपास 6 से 10 तारीख तक ये तो ये जो सेना ने जो किया वो मत बताइए। आपके जो नेता कह रहे हैं वो इसे छिटपुट युद्ध क्यों मान रहे हैं, मैं इस पे आना चाहती हूँ। लेट मी कंप्लीट। हाँ ठीक है, कंप्लीट कीजिए, थोड़ा समय की सीमाएं है ना, थोड़ा जल्दी कर लीजिए, बाकी के भी मेहमान। हाँ, छिटपुट युद्ध क्यों लगता है आपको? अन्याय कर देती है, बाद में हमें समय नहीं मिलता। तो मैं कह रहा हूँ कि जब ये सब कुछ हो गया था, बोरोन गैस का छिड़काव, इसका मतलब है कि हमने उनको घुटनों के बल ला दिया था। ये 10 तारीख की सुबह की बात है। सुबह लगभग 1:10 या 1:10 से 4 बजे तक युद्ध चला था। यानी जो सामरिक, जो भी हमारी सेना को जो भी आप शब्द देना चाहें, उचित शब्द जो आपको लगे, वो हुआ था। फिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप को बीच में इंटरवीन करना पड़ा। अरे फिर आप ट्रंप को ले आए। हम ट्रंप को वैल्यू नहीं देते हैं, ट्रंप के बयानों का कुछ अता पता नहीं होता है, वो किस तरह से ट्रंप बयान देते हैं, कभी हाँ कहते हैं कभी ना कहते हैं। आप लोगों ने ट्रंप को तो जैसे अपने लिए एक आधार बना लिया हो। आप ट्रंप को आधार बनाइए, देशवासी ट्रंप को नहीं मानते, ट्रंप की बातों को वैल्यू तक नहीं देते। आप उस मुद्दे पर नहीं आए, सीज फायर के मुद्दे पर आप जो कहना चाह रहे हैं कि सीज फायर क्यों हुआ, तो फिर दुनिया में इकलौता उदाहरण आपका है साहब कि पीओके हमारा होता अगर जवाहरलाल नेहरू जी ने सीज फायर की हरी झंडी ना दिखा दी होती। ये दुनिया में ऐसा इकलौता उदाहरण है कि जीतती हुई सेना को ही सीज फायर करके उसे पीछे कर दिया गया था। देखिए, ऐसी बात करेंगे, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो इतिहास के वो पन्ने खुल जाएंगे। मेरा सीधा प्रश्न था, आप बहुत देर तक घुमाते रहे लेकिन अपने नेता के बयान पर नहीं आए। आपके नेता छिटपुट युद्ध क्या है? आपके नेता आपकी ही पार्टी के सांसद जो पहुंचे हुए हैं वहां विदेश में पाकिस्तान को बेनकाब करने, उनको चमचागिरी करते हुए कहते हैं, और यहां बैठकर आप यहां ज्ञान दे रहे हैं। रमाकांत जी काउंटर आंसर जल्दी से, फिर स्वामी जी आपके पास इसके बाद गेस्ट आ रही हूं। देखिए लावनी जी, यहाँ पर क्या है, वाचस्पति जी जो कांग्रेस का चरित्र, मैं तो कह रहा हूं आपको, 1971 ले लें आप, 1948 ले लें, हर जगह हमारी सेना की बढ़त होने के बावजूद भी इन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए। 1971 में जब हमने पाकिस्तान के टुकड़े किए और हमने अनेक, लाहौर तक हमने जमीन ले लिया था उनका, उस समय में शिमला समझौता करके इन्होंने जो जीती हुई जमीन थी उसको भी वापस कर दिया हमने, 1 लाख सैनिक को भी वापस कर दिया हमने। तो ये जो सारा चरित्र है वो कहीं ना कहीं ये छिपाने का प्रयास है। आज आप देखेंगे 2025 के अंदर में सरकार वो नहीं है जो 1971 की सरकार थी। मैं वही तो कह रहा हूं। ठीक है, ये बदला हुआ भारत है। अंशय साहब, इस बदले हुए भारत से इतना डर क्यों लग रहा है? नमस्कार सर। आपके नेता ने तो हद ही कर दी भाई साहब, मतलब गरम चाय, गरम सिंदूर, क्या कर रहे हैं आप लोग? जी नहीं, देखिए डरने की बात नहीं है। सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारा देश प्रथम है, उसके बाद राजनीति आती है। देश पे कोई भी चर्चा पे, देश की कोई भी मैटर पे राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। मेरी सोच एवं हमारी पार्टी की भी सोच यही है। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से जब पाकिस्तान के साथ युद्ध आरंभ होने वाली थी तो हमारी पार्टी ये स्टैंड की थी कि हम केंद्रीय सरकार के साथ हैं। तो फिर क्या है, क्यों उन्होंने कह दिया? उसमें राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, उसमें राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। हमारी भारतीय सेना पे गर्व है और गर्व की बात होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक नहीं होना चाहिए। देश के किसी भी बात पे, देश पे किसी भी आन शान की बात पे वो राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी पार्टी के नेता राजनीति करते हैं तो वो देश के लिए गलत है। तो आपकी पार्टी के नेता तो कर रहे हैं, वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप ही की पार्टी के नेता ने तो कह दिया ना, ये गरम सिंदूर, गरम चाय, ये क्या कहने का प्रयास था? क्यों ये सब बयान देना पड़ गया? क्योंकि उस पर राजनीतिक किया जा रहा है ना। आज हमारी सेना पे शान है। आज मैं क्यों बोलूंगा कि मेरे अंदर में सिंदूर बहती है? ये सब राजनीतिक मैटर नहीं होनी चाहिए। अरे ये राजनीति, वही तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आप लोगों को ये राजनीति क्यों लग रहा है? जब देश का मुखिया, ये तो देखिए, जब देश आगे बढ़ता है तो ये देश के मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि उसमें जोश बढ़ने में, उत्साह बढ़ने में। आप लोग भी यहाँ पे डिबेट करते समय कितनी आप लोग अलंकरण के साथ बातें करते हैं, कितनी इसी डिबेट में मैं देखती हूँ कि आप लोगों की ऐसी पंक्तियां आती हैं कि अलंकार, तमाम अलंकार उस एक पंक्ति में ही नजर आने लगते हैं। तो अगर उस जोश को, उस शूरता का अलंकरण कर दिया गया है तो दिक्कत क्या है?
मैं बोल रहा हूँ रामनी जी, देश के मुखिया को चाहिए हमारे भारतीय सेना को, जज्बा को, प्रदर्शन को भारत में बोलने का, न कि उनका क्रेडिट। हमारी सेना आज बॉर्डर पे लड़ रही है, वो पाकिस्तान के साथ युद्ध कर रही है, उनका क्रेडिट किसी को लेने के लिए नहीं है। हमारी सेना को गर्व की बात है, डर इसी बात का है, ये दिक्कत क्रेडिट से है। बंगाल में तो समझ में आता है ना, क्योंकि अगले साल ही चुनाव होना है, तो दिक्कत क्रेडिट से हो रही है। सुरेंद्र स्वामी जी, जल्दी से प्लीज आपका कमेंट। आर्य रमाकांत जी। देखिए लावनी जी, ऐसा है कि पूरा देश आजादी के बाद से ही आतंकवाद का दंश झेलता रहा। एक समय ऐसा था यूपीए के टाइम में, जब कोई देश का शहर बड़ा नहीं बचा था जहां बम धमाके नहीं होते थे। लोगों को घर से निकलते समय भी डर लगता था कि पता नहीं बाजार में, थिएटर में कहाँ दम धमाके हों। पुलवामा हुआ, उरी हुआ, 26/11 हुआ। लेकिन पहलगाम होने के बाद जो देश में माहौल बना, जो देश की जनता में एक आक्रोश हुआ, और जो राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की लहर पूरे देश में जगी, जिसमें देश के सभी धर्म, सभी समाज, सभी जाति वर्ग के लोगों ने आगे बढ़ चढ़ करके देश को आगे रखा, और सेना ने उनकी भावनाओं का मान करते हुए 4 दिन में जो बिल्कुल जो एक्शन लिया, उससे मुझे लगता है कि शायद विपक्षी पार्टियां इससे शायद घबरा गई। मैं आप ही के साथ कंटिन्यू करूंगी। तो ऑपरेशन सिंदूर जो भारत के लिए न्यू नॉर्मल बन चुका है, और भारतीय सेना की शूरता, वीरता और उसके पराक्रम का जश्न अगर दुनिया भर में मनाया जा रहा है, देश भर में मनाया जा रहा है, तो विपक्ष को इस सिंदूर से डर क्यों लग रहा है? ये बड़ी चर्चा का विषय है और इसी पर हम आज बड़ी बहस भी कर रहे हैं। हम आगे बढ़े, सुरेंद्र स्वामी जी के पास एक बार फिर से जाऊंगी, क्योंकि मैंने ब्रेक ले लिया था, उनकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन उससे पहले एक तस्वीरें आ रही हैं कि किस तरीके से भारतीय डेलीगेशन दुनिया भर के मुल्क में जाकर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है, और खास तौर से जिस तरह से पाकिस्तान ने आतंकवाद को पाला पोसा है, इसके बाद दुनिया भर के देश पाकिस्तान के इस चरित्र को समझते और जानते हुए भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद के इस युद्ध में चलने को तैयार हो रहे हैं। यह भी भारत की कूटनीति का एक बड़ा हिस्सा, एक आक्रामक हिस्सा बनता जा रहा है। इन्हीं तस्वीरों के साथ सुरेंद्र स्वामी जी प्लीज आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे थे कि देश एक साथ आ गया था, देश सेना का सम्मान कर रहा है, देश उस भावना का सम्मान कर रहा है जो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई है, और शायद इसी से परेशानी हो रही है विपक्षियों को। सुरेंद्र स्वामी जी। तो मैं ये कह रहा था कि 4 दिन में जिस तरह बिना उनकी सीमा में प्रवेश किए और हमने पाकिस्तान को घुटनों पे लाया, पूरी दुनिया उससे अचंभित है, उसकी तारीफ भी दबी जबान में कर रही है, और हमारी उस नीति को, युद्ध नीति को अपनाने के उस पर बड़ी बड़े रिसर्च पेपर भी बन रहे हैं। तो जब देश में एक माहौल बना हो, देश के लोगों में एक खुशी का माहौल बना हो, तो हर सरकार का, हर पॉलिटिकल पार्टी का ये फर्ज बनता है कि वो उस देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की भावनाओं को लोगों में और मजबूत करे। ये मैं तो पहला मौका देख रहा हूं जहां हिंदू, मुसलमान, मैंने कहा ना, किसी भी धर्म का कोई, किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति, सब इसको लेकर उत्साहित है, सिर्फ नेताओं को छोड़ करके। तो वो जो उत्साह है, उस उत्साह को सभी को एनकैश करना चाहिए, देशभक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल अशोक जी, सभी को इस उत्साह में साथ आना चाहिए। ये देश की भावना है, ये राष्ट्र सर्वोपरि की भावना है। तो फिर आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है ये क्रेडिट की होड़ और क्रेडिट का कंपटीशन? स्वामी सर, मैं आप ही की बात को जरा अशोक जी के पास ले जाकर उनका आंसर लेना चाहती हूं। इनकी बात पे मेरा कमेंट रह गया है। जी 10 सेकंड बोलिए। जो समाजवादी पार्टी के ने कहा ना कि भाई सिंदूर गिफ्ट नहीं करते हैं, अब जिन पार्टियों में पार्टी के परिवारों में ही सिंदूर नहीं लगाते, उनको क्या मालूम सिंदूर किसको दिया जाता है और कौन देता है? पूछिए अशोक यादव जी से। अशोक जी, अरे सब घरों में इनकी भी सुरेंद्र स्वामी जी दुल्हन आती है, एक लावनी जी डायलॉग है, बड़ी पुरानी मूवी है, चुटकी भर सिंदूर की कीमत दी जाती है, रमेश बाबू याद है आपको? सिंदूरदानी दी जाती है। मैं बात बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि आप पर्सनल हुए सुरेंद्र स्वामी जी, इसलिए मुझे मजबूरी में सब बात बोलना पड़ रहा है। तो चुटकी भर सिंदूर की कीमत जो रमेश बाबू नहीं समझ पाया, वो सिंदूरदानी की मार्केटिंग कर रहा है रमेश बाबू। सुरेंद्र स्वामी जी,
इसका इस पे कमेंट आप दीजिएगा। और दूसरी बात, आपने जो सवाल किया लावनी जी कि पूरा देश एकजुट था जब पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात की, पूरा विपक्ष एकजुट था। आप मार्केटिंग आप लोग कह रहे हैं बार बार, ये जो हज सब्सिडी देते थे, फिर क्या ये मार्केटिंग नहीं थी? ये मार्केटिंग नहीं थी? आप हज के लिए सब्सिडी जब लिया जाता था, जब इस तरीके की बातें कही जाती थी, तो क्या वो मार्केटिंग नहीं था? अरे आपके पास ठेका है? नहीं लावनी जी, इन लोगों को भी जाके देशभक्ति भरनी चाहिए, इन लोगों को भी सिंदूरदानी देनी चाहिए। क्यों नहीं देना चाह रहे हैं ये? इसलिए नहीं दे रहे हैं कि सिंदूर जो है वो एक हिंदू से जुड़ा हुआ हो गया है, अब इनको तो मुश्किल हो रही है। सारा मुसलमान देश के साथ खड़ा है, सिर्फ इन विपक्षी नेताओं को छोड़कर। आपने किसी मुस्लिम लीडर का सुना है स्टेटमेंट सिंदूर के खिलाफ? नहीं सुना होगा। यही सब लोग आके बोलेंगे। आप ओवैसी को देखिए, वहां जाकर के आप ओवैसी साहब को देखिए और यहाँ वाचस्पति को देखिए, यही फर्क है। हिंदू मुसलमान इस समय देश में एक होके खड़ा हुआ है देशभक्ति की भावना लेकर, लेकिन यही इसी से इन नेताओं को परेशानी हो रही है कि इनके वोट बैंक का क्या होगा अगर मुसलमान भी सिंदूर करने लगा, अगर वो भी देशभक्ति में एक सेकंड, दोनों एक साथ मत बोलिए। एक सेकंड वाचस्पति जी, एक सेकंड वाचस्पति जी, वैसे तो उन्होंने सवाल अशोक जी से किया था, लेकिन आपने इनकैश कर लिया, तो जरा मुझे बता दीजिए, आप ही बता दीजिए कि सिंदूर से आप लोगों को इतनी दिक्कत क्यों है? क्यों मार्केटिंग लगता है आपको? ये मैंने पहले ही बोला, आपने भी अपने वक्तव्य में बोला कि सिंदूर हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा से जुड़ा है, हमारी अखंडता से। अखंड सौभाग्यवती कहा जाता है ना, यानी अखंड शब्द जुड़ा हुआ है। तो अगर उस अखंडता का प्रतीक सिंदूर बन रहा है, तो आप तो इस तरीके का बयान देकर भारत की अखंडता को ही सवालों के घेरों में खड़ा कर रहे हैं। लावनी जी, बड़ा हास्यास्पद स्थिति होती है कि क्या हमारे प्रधानमंत्री को आज तक उन वीरांगनाओं को, जिनको आप कह रहे हैं, उनके घर जाने का मौका नहीं मिला, उन लोगों के साथ बात करने का मौका नहीं मिला। उन वीरांगनाओं की प्रतिक्रिया सुनी थी आपने? अरे बात करिए नहीं, उन वीरांगनाओं की प्रतिक्रिया सुनी थी आपने? जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके अगले दिन जो प्रतिक्रिया आई थी, वो प्रतिक्रिया सुनी थी आप लोगों ने? उन प्रतिक्रियाओं को सुना था आप लोगों ने? बस आप लोग सेलेक्टिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िए, लेकिन जहां आप लोगों को आगे आना चाहिए वहां आप आगे मत आइए। रमाकांत जी, मुझे ये तर्क लग रहा है वाचस्पति जी। अशोक जी, इसके बाद आपके पास ही आऊं। हाँ, रमाकांत जी, कांग्रेस या कोई भी विपक्षी दल है, उनको पता है क्योंकि जब तक सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होती तब तक कोई भी आप ऑपरेशन नहीं कर सकते। ये सरकार की जो इच्छा शक्ति थी, उसी से सेना ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया, तो निश्चित तौर पर जो क्रेडिट है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को न चली जाए, इसलिए ये होड़ लगी हुई है। समाजवादी पार्टी भी काउंटर करने में लगी हुई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी काउंटर करने में लगी हुई है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने अतीत में झांकना चाहिए। ये बेशर्मों की तरह यहाँ पर आकर के फिर अपने आप को ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। अरे 26/11 में क्या आप लोगों ने चूड़ियां पहन करके बैठे थे क्या? अरे 26/11 के समय में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, चूड़ियां पहन करके बैठे थे क्या? उस समय में आप लोगों में हिम्मत खत्म हो गई थी? उस समय में आपको इंदिरा गांधी जी की याद नहीं आई? 2025 में आपको इंदिरा गांधी जी की याद आ रही थी? आज तो हमारी माता बहनों किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया, ये समझ में नहीं आ रहा है कि दिक्कत किससे है, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी है, वही पार्टी है, याद होगा सभी को कि बटला हाउस में एनकाउंटर आतंकियों का हो रहा था और आंसू किनकी आंखों से बह रहे थे, ये भी सबने देखा था वाचस्पति जी। अब ये देखिए, अशोक जी को मैंने सवाल पूछा, सुरेंद्र स्वामी जी ने अशोक जी से सवाल पूछा, लेकिन वाचस्पति जी आ गए। यानी किस तरह से क्रेडिट लेने की होड़ बची हुई है, कौन ऑपरेशन सिंदूर को कितना ज्यादा बदनाम करे, उस पर ज्यादा सवाल खड़ा करे, इसे लेकर भी अब कॉम्पिटिशन शुरू हो चुका है। वाचस्पति जी का नाम नहीं आया, लेकिन वो आ गए। अशोक यादव जी से सवाल पूछा गया था, यानी सपा, कांग्रेस, टीएमसी, हर कोई चाह रहा है कि कौन पहले बता दे कि ऑपरेशन सिंदूर गलत है। लेकिन इन सबके बीच में, ठीक है वाचस्पति जी, एक मिनट, आपके ही सहयोगी है ना इंडी गठबंधन में, ये भी हैं, जरा उनसे भी अशोक जी और अंशेष साहब भी, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेनी दीजिए। अशोक जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, दो बातें मुझे बहुत अच्छे से समझा दीजिए। आप बार बार अखंडता की बात करें और मैं उसी अखंडता पर ही रुकी हुई हूं कि जब हम अखंडता की बात करते हैं, सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती, अखंडता, तो आप लोगों का इस तरह से प्रतिक्रिया देना क्या भारतीय अखंडता पर सवाल नहीं है?
ये 140 करोड़ देशवासियों के विश्वास पर प्रहार नहीं है। किसी देशवासी ने तो ये नहीं कहा कि इसकी मार्केटिंग हो रही है। सबसे बिल्कुल देखिए लावनी जी, 140 करोड़ भारतीयों के जो आस्था पर प्रहार तो उसी दिन हो गया जिस दिन युद्ध विराम की घोषणा ट्रंप ने किया। उसी दिन 140 करोड़ देशवासियों के कितनी बार आप लोग और उसमें संप्रभुता पर प्रहार हो गया। आप विद्वान प्रवक्ता है, मैं आपको पढ़ा लिखा प्रवक्ता मानती हूँ जो ज्ञान लेकर बैठता है, लेकिन यहाँ आकर फिर आप क्यों अज्ञानता की बात कर रहे हैं? ट्रंप की बातों पर आप भरोसा करेंगे? वो ट्रंप जो आज कहता है कि हाँ हमने मध्यस्थता कराई, कल को बोलेगा नहीं मैंने मदद कराया, फिर कहा कि नहीं हम नहीं थे इन्वॉल्व, फिर बोल दिया कि नहीं हम थे इन्वॉल्व। ऐसे व्यक्ति की बातों पर आप भरोसा करेंगे जिसकी क्रेडिट और क्रेडेंशियल ये दोनों ही शब्द जिसके साथ ना जुड़ते हो? लावनी जी क्या बात कर रहे हैं जी? ट्रंप के चुनाव सुन लीजिए, भारतवासियों की बात कीजिए ना, कहां पहुंचे हुए हैं आप ट्रंप के पास? हाउदी मोदी चला रहे थे, ट्रंप को गले लगा रहे थे, ट्रंप को जीत के लिए हवन पूजन यही भाजपाई करा रहे थे, और आप ट्रंप की बातों को हवा में उड़ा रही हैं। बुरा मान जाएंगे मोदी जी। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, देखिए पूरा जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था लावनी जी, विपक्ष का एक एक दल, एक एक जनता, चाहे सत्ता पक्ष से ताल्लुक रखने वाले लोग हों चाहे विपक्ष से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, सभी लोग सेना और सरकार के साथ खड़े थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सीजफायर की बात होती है उसके बाद राजनीति शुरू किसने किया? यही समस्या, राजनीति शुरू किसने किया? यही समस्या। आप शुरू में तो साथ खड़े थे, लेकिन बाद में आपको लगा कि क्रेडिट जा रहा है। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है साहब, ये राष्ट्र नीति है। अंश राय, जल्दी से आपके पास मैं जल्दी से सबक करूंगी। अंश राय, राष्ट्र नीति और राजनीति में बहुत अंतर होता है, ये तमाम विपक्षी पार्टियों को समझना होगा। राष्ट्र सर्वोपरि। अंश राय, मैं बोल रहा हूँ, हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ सेना के प्रति तो पहले कोई बात होनी नहीं चाहिए, और उससे ऊंचा हमारा देश है। देश के प्रति कोई भी राजनीतिक ऐसी नहीं होना चाहिए। लेकिन हमेशा मैं देख रहा हूँ कि वो केंद्रीय सरकार हो या जो भी हो, देश के प्रति कोई भी राजनीति का सेना के ऊपर कोई भी जवाब सवाल नहीं होनी चाहिए। जो भी पाकिस्तान के साथ युद्ध किया गया, वो हमारी भारत की बहन बेटियों के जो अत्याचार, जिस तरह से पुलवामा में हमले हुए, उसके विरुद्ध किया गया। तो हम सभी भारतीय सेना के ऊपर में गर्व करते हैं, ना कि इसको राजनीतिक किया जाए। और आपने डेलीगेशन से में ही जाने को मना कर दिया था आपकी पार्टी ने, उसी गर्व के लिए तो भेजा जा रहा था, गर्व को बताने के लिए, तब भी आप पॉलिटिक्स ले आए थे और आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता आप लोग कितने सेलेक्टिव हो जाते हैं। सर्वदलीय बैठक में मैं बताता हूँ, पार्टी को पहले जानकारी दिया जाना चाहिए कि आपकी पार्टी से डेलीगेशन कौन जाएंगे। जब नेशनल पॉलिसी होती है ना, जब ऐसी परिस्थिति होता है तो नाम नहीं लिया जाता, नाम नहीं लिया जाता। आपको एक प्रोसीजर पता होना चाहिए। चलिए 20 सेकंड्स लास्ट रमाकांत जी और 20 सेकंड स्वामी जी। रमाकांत जी, अब आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार है, जल्दी से। देखिए लावनी जी, निश्चित तौर पर हमारा प्रयास यही रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान को अपने औकात में रहनी चाहिए और हम उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। ठीक है, सरकार प्रयास कर रही है स्वामी जी, लेकिन विपक्ष क्या इस प्रयास को फलीभूत होने देगा? क्योंकि यही क्लिपिंग्स वहां चलती हैं पाकिस्तानी मीडिया में। नहीं, मेरा तो विपक्ष को भी यही कहना है कि इस समय पूरा देश एकजुट है। आप भी देशभक्ति के तराने गाइए, सब लोगों को जाके बताइए, देशभक्ति के तराने गाएं, और यही समय की मांग है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप सभी हमारे साथ जुड़े। समय मुझे इतनी ही अनुमति देता है, लेकिन इतना जरूर है, समय बदल गया है और समय आक्रामकता का है, समय नई नीति का है, समय ऑपरेशन सिंदूर को न्यू नॉर्मल के तौर पर अपनाने का है। राष्ट्रहित की सर्वोपरि, राष्ट्रहित और राष्ट्र भावना को सर्वोपरि मानते हुए जब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को आत्मसात कर लेंगी तो इस तरीके की परिस्थिति ना पैदा होगी और ना ही पाकिस्तान को बल मिलेगा। अब आकलन विश्लेषण विपक्षी पार्टियों को भी करना होगा कि वो किसकी प्रवक्ता है, देश की या फिर पाकिस्तान की। थैंक यू सो मच अगेन। रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।